जी, बरान रहमत में आप सभी को खुशामदीद। सैयद फरहान अली वारिस साहब आ चुके हैं और अभी हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे अपनी उस सेलिब्रिटी की जो ख़ुद यहाँ नहीं आ सकी और स्काइप पर हमारे साथ हैं। आज बरान रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में स्काइप पर जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सियासत से है। 2008 से 2011 तक चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध की मशीर रहीं। अवामी मसाइल और ख़ास तौर पर ख़वातीन के इश्यूज़ पर ये अपनी आवाज़ सबसे पहले बुलंद करती हैं। अपने करियर के आगाज़ उन्होंने शोबिज़ से किया, मगर बहुत जल्दी उन्हें एहसास हो गया कि उनका रुझान सियासत के लिए ज़्यादा मौजू है। लिहाजा उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और अपनी तमाम तर तवज्जो और तमाम ध्यान जो जिसको कहते हैं लोगों की फलाह और बहबूद पर मरकूज़ कर दिया। तो आइए बात करते हैं। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं हम सब की बहुत ही प्यारी शर्मिला फारूकी साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रीमा जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं शर्मिला जी? क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रीमा जी, घर में हूँ जैसे आप देख रही हैं स्काइप पे, और बाकायदा लॉकडाउन की कैफियत है पिछले एटलीस्ट 2.25 महीने से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शर्मिला साहिबा कैसी हैं आप? ठीक हैं जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पर, मगर मुझे अंदाज़ा है कि बेटा छोटा है, इस वजह से आपके लिए आना मुश्किल था, मगर फिर भी बहुत शुक्रिया कि आपने स्काइप पर टाइम दिया। अच्छा ये बताएं कि हमारे जो छोटे शहजादे हैं कितने बरस के हो गए हुसैन? रीमा जी मेरी बिल्कुल ख्वाहिश यही थी कि मैं जिस तरह पिछले साल आपके शो में आई थी और इस साल भी, क्योंकि आपको पता है आप मेरी बहुत फेवरेट हैं और आपके शो को मैं कभी मना नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि जो ये कोरोना वायरस के हवाले से जो ये वबा फैली है और जो हालात रहे, ख़ास तौर पे हमें केयरफुल रहना पड़ता है छोटे बच्चों के हवाले से या जो बुज़ुर्ग लोग हैं। तो बेटा मेरा माशाल्लाह इस माह 2 साल का होने वाला है, तो मैं बहुत ज़्यादा कि अगर मैं घर से बाहर निकली खुदा न खासा, क्योंकि वो बच्चा मेरे साथ होता है और मेरे साथ ही सोता है, मेरे साथ ही उठता बैठता है, तो मैं बहुत घबराई हुई थी और हूँ भी कि खुदा न खास्ता जिसे कहते हैं ना कि घर में रहें, महफूज रहें, ख़ास तौर पे अपने प्यारों के लिए ये एफ़र्ट करें। तो मैंने इस दफ़ा ये एफ़र्ट करके मैं अपने घर में बिल्कुल मैंने बाकायदा 2.25 महीने गुजारे। आपको लगता नहीं है कि इस लॉकडाउन की वजह से एक मौका मिल गया कुदरत की जानिब से कि आप अपना मैक्सिमम टाइम अपने प्यारों के साथ गुजार सकें, ख़ास तौर पे इतनी प्यारी नेमत के साथ? रीमा जी पता है मैं ये सोच रही थी कि इस साल जो रमज़ान गुजर रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना पुरसुकून तरीके से गुजर रहा है। जो लोग ज़ाहिर बात है तकलीफ में तो हैं, जो बीमार हैं या जो डेली वेजेस हैं जिनका नुकसान हो रहा है या जो जिनके रोज़गार नहीं हो रहे, लेकिन इबादत करने का भी बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि कोई अफरा तफरी नहीं है कि यहाँ इफ्तार की दावत पे जाना है या कहीं काम पे जाना है या किसी से मिलना है, दोस्तों में रिश्तेदारों में। आप घर पे हैं, अपने प्यारों के साथ बैठे हुए हैं, आराम से सुकून से इफ्तारी कर रहे हैं, अपनी जो पसंदीदा चीज़ें हैं, जैसे मुझे शौक़ है किताबें पढ़ने का तो मैं किताबें पढ़ रही हूँ, बच्चे के साथ भरपूर टाइम गुजार रही हूँ। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत ही है कि वक्त पे 5 नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, कोई नमाज अल्हम्दुलिल्लाह कज़ा नहीं हो रही। तो अच्छा, ये एक बहुत ये भी बताइएगा आप अपनी इस बात के अंदर ये भी बताइएगा कि कोरोना की वजह से जहाँ नेगेटिविटी है यानी लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप क्या समझती हैं कितनी %, यानी जो बीमारी अल्लाह ही सब पे कुदरत रखता है ज़ाहिर है और अल्लाह ही इससे हमें निजात देगा, लेकिन आप क्या समझती हैं हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव असरात तो हैं, कितना % पॉजिटिव हमारे लिए कोरोना रहा और कितना % नेगेटिव रहा? जिस तरह पॉजिटिव आप बात बता रही हैं कि हमें वक्त नहीं मिला फैमिली के साथ और रमज़ान जिस तरह हम गुजार रहे हैं सुकून के साथ, ये पॉजिटिव बातें जो है आपके हिसाब से आपने क्या महसूस किया इसका? देखिए मुझे इस बार एक चीज़ शिद्दत से अंदाज़ा हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में होती थी जो हम समझते थे कि उसकी बगैर शायद ज़िंदगी जो है नामुमकिन है, जैसे बाहर जाना,
रेस्टोरेंट्स में खाना खाना या शॉपिंग करना या दोस्त अहबाबों के अंदर मिलना या ज़रूरी ये काम पे जा रहे हैं, एक अफरा तफरी ज़िंदगी मिलेगी। लेकिन देखिए हम 2-2.5 महीने से इसके बगैर बैठे हुए हैं, सिर्फ फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं। मतलब इस दौरान मैं शायद अपने वालिद साहब के भी घर सिर्फ 2 दफ़ा गई और फ़ोन पे बात होती है, ज़ाहिरी बात है, लेकिन घर में है, फैमिली के लिए खाना भी पका रही हूँ, अपना जो थीसिस है उसका मुताला भी कर रही हूँ, बच्ची के साथ भी टाइम दे रही हूँ, हस्बैंड को भी भरपूर टाइम मिल रहा है, अपनी पसंद की चीज़ें कर रहे हैं। फिर बीच में मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके ही करीब पिछले 15-20 दिन से साइकिलिंग शुरू करी। ये मेरे बचपन का शौक़ था और वो हमने शुरू किया। बड़ी एहतियात से बाहर भी निकलते हैं जब साइकिलिंग करने की, तो यकीन करें कि सड़कें खाली हैं, सुकून में है, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। एक सिंपल लाइफस्टाइल जो होती है ना, जिसमें कोई बनावट नहीं है या कोई शोर-शार नहीं है, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। इस वबा ने जहाँ पर लोगों को तकलीफ में डाला है। अच्छा शर्मिला, आपने ये तो बताया कि ज़िंदगी में आपको सुकून महसूस हो रहा है, मगर सियासत में कहीं पर सुकून नज़र नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह? रीमा जी, आप यकीन करें कि सियासत का वो हाल है कि अगर आप आधे घंटे टेलीविज़न ना देखें तो आप पता नहीं क्या कुछ हो जाता है पीछे। और इतनी सियासत में इतनी हलचल है और बिलखुसूस सिंध हुकूमत के हवाले से कि जब टेलीविज़न खोलो या जब किसी का बयान देखो तो वो सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं। और मुझे दुख भी होता है ये देख के सुन के कि देखिए तमाम सूबाई हुकूमतें अपनी बिसात के मुताबिक काम कर रही हैं। सबकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि लोगों की जानें बचाएं, फिर लोगों के रोज़गार बचाएं। लेकिन सियासत में इतनी हलचल है, इतनी जिसे कहते हैं ना पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स हो रही है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह इस वबा को मज़ीद फैलने से बचाएं और लोगों की ज़िंदगियां बचाएं। फिर जो लोग जिनके रोज़गार मुतासर हुए हैं उनको आप किस तरीके से सपोर्ट दें ताकि वो दोबारा से अपने एक रोज़गार को दोबारा से शुरू कर सकें। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब लॉकडाउन भी, उसमें भी नरमी आ रही है और लोग मामूली ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हमेशा के लिए तो या बहुत लंबे अरसे के लिए तो लॉकडाउन मुमकिन नहीं है और दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सारे मुल्क जो हैं वो लॉकडाउन ईजिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ग्लोबली पूरी दुनिया इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। अच्छा शर्मिला साहब, ये बताइए आप क्या समझती हैं कि खुसूसन सिंध के अंदर, क्योंकि आपका ताल्लुक भी यहीं से है और आप यहाँ के मामलात को देखती हैं, लॉकडाउन में जो नरमी आ रही है, अब वो तो एक तरफ तो हमें लग रहा है कि ज़ाहिर है ईद की वजह से भी है, लेकिन आप क्या समझते हैं ईद के बाद भी मज़ीद नरमी रहेगी या दोबारा से लॉकडाउन का सिलसिला इसी तरह शुरू हो जाए? देखिए फरहान साहब, जो हम इस वक्त देख रहे हैं दुकानदारों के हालात और जो बायर्स आ रहे हैं, जो लोग मार्केट्स में जा रहे हैं, जो रश और जम्मे गफीर हम देख रहे हैं, उसे वाकई देख के मुझे डर भी लगता है। क्योंकि किसी किस्म की कोई समाजी दूरी कोई इख्तियार नहीं कर रहा, मास्क लोगों ने नहीं पहने, कोई एहतियात नहीं कर रहे। बल्कि मेरे अपने ही घर में जो हमारे पास जो स्टाफ है वो ये कहते हैं कि कोरोना वरोना कुछ भी नहीं है, ये तो बस ऐसी मजाक है और कुछ भी नहीं है। और क्योंकि इनके जो गांव वगैरह हैं उनमें तो वो लोग फिर रहे हैं, तो एक जो अवेयरनेस है ना उसका भी बड़ा फुकदान है। लोग कहते हैं जी नहीं ठीक है, हो जाएंगे, बीमार, खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, नज़ला हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। ये ख़तरनाक बात है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, मतलब ना उनको खांसी ना बुखार है ना कोई तकलीफ है, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव है। और ये लोग ज़्यादा इस कम्युनल स्प्रेड को आगे बढ़ाने में ये ज़्यादा डेंजरस है। किए थे तो वो शायद ईद से पहले, वो लाहौर में किए थे तो शायद वो ईद से पहले वो आ जाए तो वो पहन लेगा इंशाल्लाह। लेकिन अपने लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि एक तो रीमा जी हमारे पास कुछ ना कुछ कपड़ों के हवाले से नई चीज़ पड़ी हुई होती है। दूसरा इस दफ़ा मैंने ये सोचा है और ये मैं चाह रही थी कि लोग भी इस पर थोड़ा सा अमल करें कि जहाँ हम कपड़ों पे काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो अगर हम वो आधे खर्च कर लें दफ़ा अपने, बाकी आधे जो है किसी बच्चे की स्कूल की फीस अदा कर दें या
किसी ऐसे शख्स को जिसके कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है, छोटा कारोबार है, उसमें मदद कर दें, या ऐसी फैमिली जो बेरोजगार हो गई है उसको महीने का या 2 महीने का राशन दिलवा दें। तो मेरा ख्याल है ये एक मौका हमें अल्लाह ताला ने दिया है कि शायद हमारे कुछ गुनाह भी माफ़ हो जाएं और कुछ अल्लाह ताला की राह में हम कुछ खर्च कर सकें। सो आई थिंक मैंने इस पर कोशिश ये की है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा शर्मिला, ये बताइएगा, उम्र कोई भी हो, आदमी का दिल करता है कि अंदर बच्चा है ना, सबके अंदर एक बच्चा है। क्या आज भी अम्मी से और रिश्तेदारों से ख्वाहिश होती कि ईदी दें आपको? अब्बा जी, ईदी तो बहुत जरूरी है। ईदी मैं नहीं छोड़ती अपनी, ना मैं अपने अब्बा से छोड़ती हूँ, ना अम्मी से, ना मियाँ से। मियाँ से भी मैं तो लड़ी थी कि ईदी देना जरूरी है, और ना सास ससुर से, ना किसी से। ईदी मुझे लगता है मैं खुद थोड़ी साउंड का मसला हो रहा है, शर्मिला साहिबा की आवाज़ जो है वो सही तरह से नहीं पहुंच रही। अच्छा, ईद के लिए अक्सर हम आपसे दोबारा से कनेक्ट करते हैं। जी, क्या कह रहे हैं फरहान? मैं कह रहा था, ईद के लिए अक्सर हम लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि हम लोग उस तरह की ईद अब नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। पहले बचपन में 3 सूट होते थे, रात भर तैयारी करते थे, आज ये सेट, एक पहले दिन ये पहनना है, दूसरे दिन ये पहनना है, तीसरे दिन ये पहनना, चश्मा ये रखना है। जो लड़कियां बच्चियां होती थी, पर्स लेकर और मेकअप का मेहंदी लगती थी रात को। हम लोग अभी कुछ दिन पहले बैठे थे, हमारे एक दोस्त हैं नौगां शाहिद विदेशान से, जो हमारे साथ 21 रमज़ान में भी आए थे, तो हम लोग बातें कर रहे थे, तो कह रहे हैं कि असल में ईद अभी भी उतनी ही इंजॉय करते हैं वो बच्चे जो 8-9 साल के हैं अभी भी। अगर आपको वो ईद वैसे इंजॉय करनी है तो हमें 8-9 साल का बनना पड़ेगा, तो हम फिर वैसी ईद मना सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। का मज़ा है वो ईद की अपनी खूबसूरती और प्यारों से मिलना, मिलना, ईद की नमाज़ पढ़ने जाना, ये सारी चीज़ें। बेशक बेशक, यही खुशियाँ तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब आप अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करते हैं। शर्मिला जी, ये बताइएगा कि घर में तमाम करती हैं ईद के खाने का? अब तो कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात से सब लोग काम ले रहे हैं, मगर कुछ ऐसे बहुत क्लोज़ रिश्तेदार जिनको आप घर पे बुलाना चाहें, अम्मी अब्बू हो गए या कोई और ऐसे रिश्तेदार, सास ससुर अगर दूसरे घर में रहते हैं, तो क्या एहतमाम करती हैं, कुछ ख़ास बनाती हैं ईद वाले दिन? बिल्कुल, मेरी कोशिश होती है। एक तो रिवायती तौर पे जो हमारी एक ट्रेडिशन है कि हम शीर कौरमा बनाते हैं ईद के दिन, तो वो मैं एक दफ़ा कोशिश करती हूँ, चाहे मैं कराची में हूँ या मैं लाहौर के अंदर हूँ, तो मैं वो ज़रूर बनाऊँ। और इस दफ़ा तो ज़ाहिर बात है क्योंकि सब क्वारंटाइन में किसी से मिलना मिलाना नहीं, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपने, क्योंकि मेरे वालिदैन कराची में हैं, तो मैं उनको बुलाऊँ और बिरयानी ज़रूर बने और शीर कौरमा ज़रूर बने, क्योंकि हमारे यहाँ ये ख़ास तौर पे अंदर और बिल्कुल जो कराची वाले हैं हम जैसे, हमें बिरयानी बहुत पसंद है, तो हम बिरयानी ज़रूर करते हैं। शर्मिला जी, बिरयानी किसको नहीं पसंद, सभी को पसंद है। अच्छा ये बताइए, आप सबसे ज़्यादा अच्छा क्या चीज़ बनाती हैं? मेरे ख्याल में मैं सबसे ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ ब्रेन मसाला। आप वैसे जब किसी भी टॉक शो पे आती हैं, सामने वाले का जो दिमाग है उसका वाकई मसाला बना देती हैं। ऐसा लाजवाब आप करती हैं कि वो बिल्कुल सोचता रह जाता है कि ये लड़की आई और ये मुझे क्या कहकर चली गई। तो ये बताएं कि वो वाला ब्रेन मसाला या वाकई खाने लेकिन एक बात है, हमें कहा गया है, हमें शुरू से सिखाया गया है कि जब तक अपनी आंखों से देखो ना, एक्सपेरिमेंट ना कर लो, तब तक किसी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये तो तब पता चलेगा जब ब्रेन मसाला पकाकर हमें यहाँ भेजेंगे या हमारी पिछले दिनों इनकी वीडियो वायरल हुई थी एक सोशल मीडिया पे। आपने क्या बनाया? वादा है कि इंशाल्लाह मैं आपको एक दिन जरूर ब्रेन मसाला बना के खिलाऊंगी इंशाल्लाह। फिर आप मेरी तारीफ। नहीं, मैं तारीफ पहले से कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे आपकी बात पे एतबार है। अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ, ये बात तो है कि शर्मिला हमारी एक वो शख्सियत है कि जो कभी भी गलत बात होगी तो उस पर खामोश नहीं रहेंगी और आवाज़ ज़रूर उठाएंगी। अच्छा ये बताइए मुझे कि शीर खुरमा जो बनाती हैं, खुद बनाया वैसे आपने कभी शीर खुरमा? बनाया, शादी के बाद शुरू किया रीमा जी शीर खुरमा बनाना, और मैं बड़े मुख्तलिफ तरीके से बनाती हूँ, थोड़ा शॉर्टकट लेके बनाती हूँ। अच्छा मियाँ कितनी तारीफ करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ईदी देते हैं?
अगर बहुत जायकेदार बना हो तो? नहीं, मेरे में से ये मतलब ये होना चाहिए और हर बीवी को करना चाहिए, तो ये कोई खास चीज नहीं है जो मैं कर रही हूँ, तो इसके ऊपर कोई खास तारीफ या कोई एक्स्ट्रा ईदी नहीं मिलती। नहीं, ये तारीफ भी जो है ना, ये भी आपके लिए ईदी है ना कि आपके हस्बैंड आपकी तारीफ कर रहे हैं, माशाल्लाह। हाँ, वो जब मैं बीच में काफी ऐसा नहीं बनाती तो फिर वो कभी कभार कहते हैं बहुत दिन हो गए कुछ पकाया नहीं है, तो कुछ पका लो, कुछ अच्छा खाने को दिल चाह रहा है, तो इससे मुझे अंदाजा होता है कि शायद उनको लगता है कि मैं अच्छा पका लेती हूँ। देखिए वो कितनी ज़हीन है फरहान, उन्होंने इसी एक जुमले में बता दिया कि मियाँ ने कहा कि अच्छा खाने को दिल चाह रहा है। तो शर्मिला इंटेलिजेंट तो माशाल्लाह आप हैं। अच्छा बताए, इस वक्त बेटा किधर है? बेटा इधर ही है, इधर ही घूम रहा है। वो मैं कमरे में बंद हूँ और वो कोशिश कर रहा है कि कमरे के अंदर आ जाए। और ये आजकल के बच्चों को आपको पता है ना, ये फोन से बड़ा लगाव है, पता नहीं क्यों, मतलब टेलीविजन से और फोन से। वो रो रहा है, आप बुला लें, आप बिल्कुल बुला लीजिए उसे, बिल्कुल बुला लें आप उसको। वो रीमा जी अगर आया तो ये फोन चला जाएगा और अब हमारा शो वही का वही रह जाएगा। लेकिन शर्मिला जी ऑनेस्टली आपसे जब भी मुलाकात होती है बहुत अच्छा लगता है, आपसे जब भी बात होती है हमेशा समातों को भी बहुत अच्छा लगता है। आप एक पॉजिटिव पर्सनालिटी हैं और आपकी बातें सुनकर ना सिर्फ हम लोग बहुत महसूस होते हैं बल्कि तमाम सुनने वालों के दिलों पर असर भी करती हैं। तो बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आपके लिए, आपके प्यारे बेटे के लिए, और आपको पेशगी ईद मुबारक। तो कोई मैसेज देना चाहेंगी आप अपने तमाम देखने वालों को? जी रीमा जी बिल्कुल, रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और ईद आने वाली है। किसी भी तकलीफ में अल्लाह ताला ने कहा है कि तकलीफ के बाद आसानी है, और ये हम मुसलमानों का ईमान है कि तकलीफ के बाद हमेशा अल्लाह ताला ने आसानी रखी है। दुआ करें अपने लिए भी, अपने प्यारों के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, और उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त किसी न किसी बीमारी में वो मुब्तला हैं, या जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, और बहुत से लोग हैं जो इस वक्त इस लॉकडाउन की वजह से, इस वबा की वजह से तकलीफ में आए हैं। अल्लाह ताला उन सब की तकलीफ आसान करे। ये मुश्किल वक्त है, लेकिन बहैसियत एक कौम हम बड़े रेजिलिएंट हैं, और हमने बड़े बड़े सैलाब भी गुजारा है, दहशतगर्दी भी देखी है, हमने ज़लज़ले में भी लोगों की मदद की है। तो कुछ ना कुछ ज़रूर मदद करें उन लोगों की जो इस वक्त सफ़ेद पोश हैं, कुछ मांग नहीं रहे, लेकिन उनको हमारी मदद की ज़रूरत है। और हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान है तो हम हैं। बेशक ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला जी, और आपके बेटे के लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू फरहान। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी, इस खूबसूरत बात के साथ हम ब्रेक पर जाएं कि जब तुम थक जाया करो तो अल्लाह ताला के सामने कुछ देर रो लिया करो, मुसीबतों का वज़न घट जाता है। लेंगे छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। आज हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में मेहमान हैं फिल्म टीवी की एक ऐसी अदाकारा, एक ऐसा नाम जिससे आप सभी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। छोटी सी उम्र में इतनी पजीराई हासिल करने वाली इस अदाकारा को आपने हथेली और आबरू में बेहद पसंद किया। हमारे साथ मौजूद हैं ईशल फयाज। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं ईशल? बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम। ईशल, पहले तो आपको रमज़ान की बहुत मुबारक हो और खैर मुबारक। अब ये बताइए कि ये रमज़ान हमारा, जितने भी हमारे रमज़ान गुजरे उससे थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। तो इस रमज़ान से जो हमने सीखा वो तो सबके सामने, मगर आप बताएं कि आपने क्या सीखा? रीमा जी, हर रमज़ान में मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, लेकिन इस रमज़ान में मैं 18वें पारे पे थी, तो एकदम से ना अल्लाह की तरफ से मेरे दिमाग में आया कि मैं पढ़ तो रही हूँ अरबी, लेकिन मुझे पता तो हो कि इसमें लिखा क्या है। तो मैंने सारा कुरान जो है वो तर्जुमा उसका पढ़ा दोबारा से, और उसमें बहुत बातें हैं
और पता चलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। और उसमें लिखा है कि वो अल्लाह ही है जिसने आसमान से पानी ज़मीन पे उतारा और फिर उसे ज़मीन में इकट्ठा किया। तो मतलब अल्लाह क्या नहीं कर सकता। तो तर्जुमा पढ़ने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि जो पहले था सब कुछ लाइफ में, मैं मुसलमान उस तरह से नहीं थी, लेकिन अब मुझ में चेंजेस आए हैं काफ़ी हद तक। तर्जुमा जब से मैंने पढ़ा है तो मुझे ये होता है कि नहीं, मैंने किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचना। अगर थोड़ी बहुत नेगेटिव सोच आती है तो मैं उसको पॉजिटिव करती हूँ। तो मेरे अंदर बहुत हद तक चेंजेस आए हैं। अब मुझे ये है, पहले भी मैं नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन अब मुझे ये है कि मुझे नमाज़ पढ़नी है। और भले 5 वक्त ही नहीं, बट एटलीस्ट 2 से 3 वक्त की तो नमाज़ मुझे पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि कुरान पाक में बार बार जिक्र है कि नमाज़ कायम करो। तो एक मेरे अंदर ये भी अच्छा चेंज आया और मैंने अपने आप से ये वादा किया है कि क्वारंटीन के बाद, रमज़ान के बाद भी मैं कुरान भी कंटिन्यूसली पढ़ूँगी और नमाज़ें भी पढ़ूँगी। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज आया मेरे अंदर। जी, बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा इशल, ये बताएं कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। मैं घर में सबसे छोटी हूँ। आप सबसे छोटी जी। हैं। और कितना अर्सा हो गया शोबिस के अंदर? मुझे शोबिस में 4-5 साल। 4-5 साल। जी। आपने खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ भी काम किया? जी, फिल्म किया। बहुत सारे आर्टिस्टों की ख्वाहिश होती है उनके साथ काम करने की। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि उनके साथ फिल्म करने का मौका मिला। और कितनी डांट पिटी उनसे? बहुत डांट तो हम सबको ही पड़ती थी, लेकिन आपको पता है वो बड़े हैं तो डांटते हैं। लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। वो बताते थे कि फ़िल्म में जैसे कोई सीन होता था, हर सीन से पहले वो हमें लेकर बैठते थे और बताते थे कि इसको ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। तो वो हर चीज़ को अपने हिसाब से, वो परफेक्शनिस्ट हैं, उनको होता है कि हर चीज़ परफेक्ट से परफेक्ट हो। तो बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला जो मैं अपनी ज़िंदगी में आगे भी अब अप्लाई करूँगी, डायलॉग्स में, चीज़ों में। तो बहुत सिखाया उन्होंने। जी हाँ, ये तो है बिल्कुल। अच्छा, और कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? आगे 2 फिल्में हैं और जो मैं कर रही हूँ। अभी डिटेल्स नहीं बता सकती क्योंकि मना किया हुआ है। लेकिन अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। बड़ी स्क्रीन पे काम करने के बाद रीमा जी, अब ऐसा है कि पता नहीं क्या है, मेरे अंदर एक चेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ड्रामा करने का दिल नहीं करता मेरा। मुझे ऑफर्स आ रही हैं, बट अभी ऐसा है कि मैंने अपने आप को एक बार बड़ी स्क्रीन पे देख लिया ना, तो अब मेरा दिल करता है कि मैं बस बड़ी स्क्रीन के लिए काम करूं। पता नहीं ये सही है या गलत है। नहीं कि ये हमारे वक्त और हालात के हवाले से कुछ सही फैसला नहीं, क्योंकि छोटी स्क्रीन जो है, हमारा जो इडियट बॉक्स है, उसकी भी अहमियत है। और अभी आप देखें कि एक टर्किश ड्रामे ने टेलीविजन के जरिए पूरी दुनिया में उसने धूम मचाई है। जी, मैं वो नेटफ्लिक्स पर और इससे पहले भी जितने भी तुर्की से ड्रामे हमारे यहाँ आए हैं, फातिमा गुल, मेरा कसूर क्या है, ये इश्क ममनून, वो भी बहुत लोगों की तरफ से उसको पजीराई मिली। और इसके अलावा हम सफ़र को आप देखें, माहिरा का करियर जो है वो ड्रामा से मेरा स्टार्ट करियर हुआ। ड्रामे से शुरू हुआ था, आबरू। और मैं रीमा जी आपको बताऊं, मैं लंदन में थी, मैं शो पे गई थी और वहाँ पे लोग मुझे मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे थी और लड़कियाँ मेरे पास आ रही थी और बोली थी, आबरू आबरू, कैन वी टेक सेल्फीज विद यू? तो मैंने कहा यार श्योर। और मैं बड़ा हैरान हुई, उनको मेरा असली नाम नहीं था पता और वो मुझे मेरे टाइटल के नाम से बुला रहे थे। तो मतलब ड्रामे की पावर है, बट पता नहीं, मैं भी कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता। अब आगे देखेंगे क्या होता है। ज़िंदगी में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप देखें कि आपको अल्लाह ने टैलेंट दिया है, और चूंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में फिल्में नहीं बन रही, तो इसलिए अगर आप अपने आप को बिल्कुल लिमिटेड कर लेंगी तो फिर ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अभी एक उस फेज से गुजरी है जहाँ पर अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हमारी प्रोडक्शन अभी उस तादाद में नहीं है जितनी दूसरे ममालिक में है या हमारे हमसाया मुल्क के अंदर है। चले, मगर ये आपने डिसीजन नहीं लेना, लोग आपको देखना चाहते हैं। अच्छा काम कहीं पर भी हो, बड़ी स्क्रीन पर हो, छोटी स्क्रीन पर हो, आपको करते रहना चाहिए। आपका करियर छोटी स्क्रीन से स्टार्ट हुआ, तो उसकी अहमियत को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, ये बताएं ईशा कि जब आपने काम शुरू किया तो कौन से ऐसे आर्टिस्ट जिनकी बहुत ज़्यादा आपको हौसला अफजाई जिनकी जानिब से मिली? सबकी तरफ से। जैसे मैं फिल्म में थी तो आयशा उमर के साथ सीन्स थे या समी खान के साथ सीन्स थे, तो वो सब बहुत सपोर्ट करते थे और सब सीनियर्स हैं। आयशा, उन सबको देखते हुए बड़ी हुई हूँ मैं। तो
मुझे याद है हम लोग रहते थे बॉन विस्टा में और उस टाइम पे मैं स्कूल में पढ़ती थी। तो आयशा जी जो है वो उस टाइम पे उसी बिल्डिंग में रहती थी। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बड़ी होकर उनके साथ फ़िल्म करूँगी। और जब मैं उनके साथ फ़िल्म करी तो मैंने उन्हें ये बताई बात, तो वो बड़ा खुश हुई, तो बहुत सपोर्ट किया, हेल्प की सबने। आयशा हैं भी बहुत प्यारी, बहुत। अगर आप किसी और आर्टिस्ट को बोलेंगी ना अच्छा। तो कुछ आर्टिस्ट ने खाइफ भी तो हो जाती है ना इस हवाले से कि आपने हमें बड़ा क्यों कह दिया। ये भी तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर होता है, ऐसी बातें भी होती हैं। पता नहीं, अभी तक तो फेस नहीं किया। अच्छा चलिए, अल्लाह करे आप कभी भी फेस ना करें। तो आयशा के साथ अच्छा एक्सपीरियंस बहुत आयशा के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा, समी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खलील साहब के बेटे जो हैं आप भी, उसके साथ भी सीन्स थे बट इतने ज़्यादा नहीं थे, तो उनके साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस था काम करने का। फिर ड्रामों में नूर हसन था उसमें, आबरू में, और असफर थे हथेली में। तो ओवरऑल इट हैज़ बीन अ नाइस जर्नी अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह। किसको आइडियलाइज करती हैं? आपको। अच्छा मुझे करती हैं जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी फ़ैन हूँ रीमा जी, और अभी मैं जब आज आपके शो में आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और नर्वस भी थी कि आपके सामने बैठूंगी और आपके सामने बैठ के बातें करनी होंगी। तो खुश भी हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिसको आइडियलाइज़ करती हूँ मेरे सामने बैठी हुई हैं तो वो आप हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बस पॉजिटिव रहिएगा जी, और मेहनत पर आप बिलीव कीजिएगा, जी। तो अल्लाह ताला आपको, आपकी जो मंजिल, आपके जो ख्वाब हैं वो यकीनन पूरे होंगे। आमीन, आमीन। अच्छा ईशल, मुझे ये बताइए कि हर इंसान का एक ड्रीम होता है, ख्वाहिश होती है कि मैं इस मकाम तक पहुँचूँ। आपका क्या ड्रीम है, क्या ख्वाब है? शोहरत भी आपको मिल गई, आपकी एक पहचान भी बन गई, मज़ीद ज़िंदगी में क्या चाहती हैं? रीमा जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ लाइफ में। मैंने अल्लाह से आज तक जो भी मांगा है ना, मुझे वो अल्लाह ने दिया है। मुझे पता नहीं था कि मैं कभी फ़िल्म भी करूँगी, या मैं कभी ड्रामा भी करूँगी, या मैं कभी आपके साथ ऐसे शो में बैठूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने अल्लाह से जो चाहा, जो मांगा वो मुझे मिला है। अब इससे आगे काम कर रही हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनूँ और ऐसा काम करूँ जिससे लोगों को कोई ना कोई मैसेज मिले। इतनी जल्दी आप लोगों को मैसेज देने पर आ जाए? अभी तो सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, और हज़ारों ख्वाहिशात ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो अभी तो करियर स्टार्ट हुआ, अभी तो लाइफ स्टार्ट हुआ। ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है, ट्रैवल मैं करती रहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है काम भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे है, लेकिन मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि मैं अब ऐसे प्रोजेक्ट्स करूँ जिससे, जैसे अर्तुगरुल गाजी है, वो एक अच्छा मैं टर्किश ड्रामास के फेवर में नहीं हूँ, बट मुझे जब पता चला कि वो इस्लाम के ऊपर है और अच्छा ये बताएं, ये एक बड़ी डिबेट चल रही है मुख्तलिफ चैनल्स पर, आप टर्किश ड्रामास के फेवर में क्यों नहीं? इसलिए नहीं हूँ रीमा जी कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें जैसे वहाँ के ड्रामास हैं वैसे हमें यहाँ पे ड्रामास बनाने चाहिए, और वहाँ के जो एक्टर्स हैं वो यहाँ का टैक्स नहीं देते। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को वैसा कंटेंट और वैसी चीज़ें बना के लोगों को दिखानी चाहिए। लेकिन ईशल देखो, ये डिबेट हुई थी और पिछले दिनों इस पर बड़ी बात भी हुई थी। मैं आपको बताऊँ कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ बाहर की कोई भी चीज़ हो, अगर वो अच्छी है तो यहाँ क्यों ना दिखाई जाए। देखिए, एक जो सच बात है कि कुछ अर्सा पहले हमसाया मुल्क के बहुत सारे चैनल्स के बहुत ही फजूल किस्म के ड्रामास बहुत अरसे तक यहाँ दिखाए गए, मगर किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। इंडिया के भी खिलाफ थी रीमा जी, जो इंडिया की फिल्में लगती थी उसके भी खिलाफ थी, और मैं बोलती हूँ बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ की फिल्में यहाँ लगनी बंद, क्योंकि वो लोग हमारी फिल्में नहीं लगाते, तो हम उनकी फिल्में क्यों लगाए। और मैं दिल्ली से देखती हूँ जो सच है, जब वो हमें सपोर्ट नहीं करते, हमें प्रमोट नहीं करते, तो हम उन्हें क्यों करें। जी जी ईशल आपकी तरफ मैं आऊँगी, और बस इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ईशल से बातचीत का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। हमारे साथ हैं ईशल फयाज, और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात हो रही थी कि किसी भी मुल्क की कोई भी प्रोडक्ट हो,
अगर वो पाकिस्तान में दिखाई जाती है जी। तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। आप ये कहना चाह रही हैं कि आप टोटली खिलाफ हैं कि हमारे नहीं। मुल्क में बाहर का कोई भी कंटेंट वो यहाँ ना दिखाया जाए? नहीं रीमा जी, मैं टोटली खिलाफ नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा है कि दोनों तरफ से होना चाहिए ना। अगर जैसे हम उनकी कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो वो भी फिर दिखाएं। लेकिन ईश्वर, कभी कभी आपको लगता नहीं, ये मैंने भी बोला था, ये मैंने भी आवाज़ उठाई थी, ख़ास तौर पे हमारे नेशनल चैनल के आर्काइव में बहुत अच्छा काम पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे ड्रामाज हैं और हिस्टोरिकल भी हैं, मगर जो फैक्ट है वी कैन नॉट डिनाई द ट्रूथ कि इस वक्त तुर्की के अंदर जो प्रोडक्शन है और जिस तरह की चीज़ वो दिखा रहे हैं और बना रहे हैं और टेक्नोलॉजी के हवाले से भी, कंटेंट के हवाले से भी, वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। तो जो सच हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर ऐसी चीज़ देखकर हमें मोटिवेशन मिलती है या हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है, ये तो कोई बुरी बात नहीं। और फिर हमारा दोस्त मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस आप यहाँ से अब ये ख्यालात पॉजिटिव करके जाएंगी कि हमें किसी कंटेंट पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। नहीं रीमा जी, कंटेंट पर एतराज़ नहीं है, मुझे कंटेंट बहुत पसंद है, बल्कि मैं खुद देखती हूँ। मुझे एतराज़ सिर्फ इस बात पर है कि जैसे हम उनकी चीज़ें लगाते हैं वैसे वो भी लगाएं फिर हमारी चीज़ें ना। मुझे सिर्फ ये एतराज़ दोनों तरफ से, जैसे इंडिया में हम पहले बहुत सिनेमाज़ में और हमारे यहाँ पे बहुत ड्रामास लगते थे, मगर उनके सिनेमाज़ में हमारी फिल्में नहीं लगते, ना ही वो लगने देते हैं। वो कभी नहीं लगाते, वो कभी नहीं लगाते थे। तो फिर यहाँ के गवर्नमेंट वो ना सिर्फ ये कि हमारा कभी हिंदुस्तान के अंदर ना हमारे ड्रामास दिखाए जाते हैं, ना हमारी फिल्में दिखाई जाती हैं। और इससे भी हटकर बल्कि फरहान, मैं आपको शामिल गुफ्तगू करूँगी कि हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट जो वहाँ जाकर काम भी करते हैं और बहुत अच्छा काम किया, उनमें से कभी किसी को वहाँ के जो ब्रांड्स हैं, जो वहाँ पर भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो यहाँ पर भी हैं, उन्होंने कभी भी हमारे वो क्रिकेटर्स हों, हमारे सिंगर्स हों, हमारे आर्टिस्ट हों या हमारे टेक्नीशियंस हों, कभी किसी को किसी भी प्रोडक्ट में उन्होंने कभी नहीं लिया। बिल्कुल ऐसा और ये एक वाकई मैं हैरत की बात है। मैं कभी सोचती थी कि नुसरत फ़तेह अली साहब से लेकर राहत फ़तेह अली साहब और इसके अलावा अली ज़फ़र हो, आतिफ़ असलम हो और हमारे और भी कितने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पर। हमारे क्रिकेटर्स इतने पॉपुलर हैं, वो वसीम अकरम हो, शोएब अख्तर हो, शाहिद अफरीदी हो, मगर कभी किसी को भी उन्होंने कभी किसी प्रोडक्ट में अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं लिया। बिल्कुल ये वाकई सोचने की बात है। लेकिन चले, कोई बात नहीं, हमारे दिल बड़े हैं, हम पाकिस्तानियों के दिल बड़े हैं, हम सबको फराख दिली से वेलकम करते हैं। बस ये कि हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें अपनी गलतियों से सीखना है और अपने आप को आगे चलकर इस काबिल बनाना है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जब अपनी कोई प्रोडक्ट लेकर जाएं तो वो इस काबिल हो कि जिसको देखें लोग तो हमारी तारीफ़ करें, हमारे कल्चर की तारीफ़ करें, हमारे कंटेंट की तारीफ़ करें, जो इस वक्त तुर्की कर रहा है। तो हमें इंस्पिरेशन मिल रही है। अच्छा ईशुल, ये बताएं, ऐसे कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं टेलीविज़न के अंदर? फिल्में तो आप कर रही हैं जो आपने का नाम नहीं बताना। टेलीविज़न के अंदर एक है ड्रामा और वो भी इस्लाम के ऊपर ही है, तो लेट्स सी अब उसका कैसा रिएक्शन आता है, लोगों को कैसा पसंद आता है, क्या है, बट देखिए अब क्या होता है। बट मुझे पता नहीं है मैं वो करूँगी भी या नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ड्रामे में क्या करना है और क्या नहीं करना, तो वो अभी मुझे पता नहीं है। अच्छा चलें, ठीक है, आपने बस कंफ्यूज नहीं होना, अच्छा काम करते रहना है, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। अच्छा, काफ कंगना का काम किया आपने जी। फिल्म बेशक उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन फिल्म अच्छी बनी थी जी। फिल्म के अंदर बहुत पॉजिटिव एक मैसेज भी था जी। तो जब लोगों ने आपको देखा, आपके फैंस ने आपको देखा, तो उन्होंने क्या राय दी आपको, जो किरदार आपने काफ कंगना में किया? उन्होंने बहुत पसंद किया मेरा किरदार और मेरा किरदार बहुत पॉजिटिव था और जो कंगना थी वो सिर्फ सही के साथ खड़ी होती है, ये नहीं कि मतलब ये मेरा फादर है या ये मेरी सिस्टर है। अगर उसका फादर गलत है तो वो शी वुड लाइक स्टैंड अगेंस्ट हर फादर। तो मेरा करैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था और लोगों ने बहुत पसंद किया है। हाँ, थोड़ा इंडियन बनी थी मैं, उसमें इंडियन लड़की का करैक्टर था, तो मुझे हो रहा था कि यार इंडियन है और पीपल वर सेइंग कि यू लुक लाइक एन इंडियन गर्ल। मैंने कहा नहीं, हमारी ईश्वर जो बिल्कुल पाकिस्तानी लगती हैं। ये क्या कॉम्प्लीमेंट है, यू लुक लाइक एन इंडियन गर्ल। मैंने कहा चले थैंक यू, बट अच्छा पसंद किया गया और सीखने को बहुत कुछ मिला और
हम लोगों ने फुल सर्दी में भी शूट किया है क्योंकि ये फिल्म 14 महीने तक चली है रीमा जी। वही सीन हमने फुल गर्मी में शूट किया था और फिर वही सीन हमने फुल सर्दी में शूट किया। और मैंने तो मतलब घाघरे चोलियाँ पहने हुए थे और पता नहीं क्या किया, और इतनी सर्दी थी और मुझे समझ नहीं आता था। और हम नॉन स्टॉप 12-12 घंटे 14-14 घंटे हम लोग काम करते थे और बहुत वो होती थी, इतनी सर्दी होती थी। और सेम वर्क, क्योंकि पता तो नहीं था ना लोगों को कि लाइक 14 मंथ्स में फिल्म रिकॉर्ड हुई है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला फिल्म से और एक्सपीरियंसेस बहुत से गेन जो कि मैं लाइफ में अब आगे अप्लाई कर सकती, जो मुझे खलील साहब ने सिखाया है एक्टिंग में, चीज़ों में। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। चलिए इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आने वाले वक्तों में आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में हमें नज़र आएंगी। इंशाल्लाह।